नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डी के दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के, जिनमें हमने व्यक्तिक उद्देश्य को देखा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को लेकर के जो है चर्चा करेंगे कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या क्या है, इनके कौन कौन से रूप हो सकते हैं, इनके प्रकार क्या हो सकते हैं और उनके पक्ष विपक्ष में उसके हम बारे में बात करेंगे कि क्या उनमें विशेषताएं हैं। तो देख रहे हैं कि जो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है वह, अगर प्रवर्तक की बात करें तो इनमें सर्वप्रथम नाम जो है जॉन डेवी का और बैंगले का आता है। बैंगले और जॉन डेवी। जॉन डेवी का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना है। तो सामाजिक कुशलता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में, इन्होंने कहा कि दो चीज़ों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। एक है नागरिक कुशलता, अर्थात वह अच्छे नागरिक बने समाज में, और दूसरा है व्यावसायिक कुशलता, अर्थात उनका व्यावसायिक जो जीवन है उनमें भी वो कुशल हों ताकि उनका विकास हो सके। और इस प्रकार से अगर हम बैंगले की बात करें तो उन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशन वैल्यूज़ में सामाजिक कुशलता की 3 विशेषताएं बताई थी, जिनमें कहा कि एक आर्थिक कुशलता होनी चाहिए और निषेधात्मक नैतिकता होनी चाहिए और स्वीकारात्मक नैतिकता होनी चाहिए। तो जॉन डेवी ने 2 बातें कही। एक कहा कि व्यक्ति में नागरिक कुशलता होनी चाहिए, दूसरा व्यावसायिक कुशलता होनी चाहिए। लेकिन वहीं बैंगले ने सामाजिक कुशलता के लिए जो है 3 विशेषताएं बताई, या ऐसे कहें कि व्यक्ति में सामाजिक कुशलता किस प्रकार हो सकती है। तो सबसे पहले है आर्थिक कुशलता। आर्थिक कुशलता का मतलब ये है कि व्यक्ति का अपने और स्वयं के ऊपर जो भी व्यक्ति निर्भर हैं, अर्थात अपना और अपने परिवार का, अपने ऊपर जो भी उनके आश्रित हैं, उनके जीविकोपार्जन की या उनके जीवन यापन की व्यवस्था करे। इस प्रकार से व्यक्ति आर्थिक कुशल माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति का स्वयं के और अपने ऊपर जो भी उनके ऊपर निर्भर व्यक्ति हैं उनके जीविकोपार्जन में दक्ष हो, उनका जीवन यापन चला सके। तो ये आर्थिक कुशलता की बात करते हैं। दूसरी है निषेधात्मक नैतिकता। निषेधात्मक नैतिकता का मतलब ये होता है कि उसी व्यक्ति को सामाजिक कुशल कहा जाएगा जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले जाए, जो समाज के लिए हानिकारक हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो दूसरे की आर्थिक कुशलता पर जो है हानि पहुंचाता है या गलत प्रभाव डालता है, तो उसे हम निषेधात्मक नैतिकता के रूप में या निषेधात्मक नैतिकता के नियंत्रण के रूप में इसे हम देखते हैं। तो ये निषेधात्मक नैतिकता या अपनी गलत इच्छाओं पर नियंत्रण करने की बात कर रहा है। तीसरा है कि स्वीकारात्मक नैतिकता। स्वीकारात्मक नैतिकता ये है कि कोई व्यक्ति अपनी उन इच्छाओं को त्याग दे, उन इच्छाओं को त्यागने से पीछे ना हटे जिसके द्वारा जो है सामाजिक विकास में बाधा पहुंच रहा हो या सहायक ना हो, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो ये स्वीकारात्मक नैतिकता है कि अपने आप हमने इसको स्वीकार कर लिया है और हम समाज के विकास में सहयोग दे रहे हैं। तो इसके लिए चाहे जिन भी इच्छाओं का त्याग करना पड़े जो समाज के विकास में बाधक हों, उनका हमें त्याग करना पड़ता है। तो इसे हम स्वीकारात्मक नैतिकता के रूप में देखते हैं। इसके बाद अगर आगे देखें तो सामाजिक विकास या सामाजिक उद्देश्य का अर्थ कहीं न कहीं जो है समाज राज्य का जो स्थान है वो व्यक्ति से ऊंचा दिखाया जा रहा है। अर्थात जो सामाजिक उद्देश्य होता है वह कहीं न कहीं समाज और राज्य के परे होता है, नहीं समाज और राज्य से ऊपर होता है और व्यक्ति का यहाँ पर प्रमुखता दी जाती है। तो समाज के हित में ही व्यक्ति का हित है और समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसा माना जाता है सामाजिक उद्देश्य को लेकर के। अर्थात जो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है वो कहीं न कहीं समाज के हित में ही व्यक्ति का हित मानता है और समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी क्रम में टी रेमांड का एक कथन है कि समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है। तो समाज विहीन व्यक्ति अकेला कल्पना की खोज का तात्पर्य यह है कि सामाजिक
या जो भी सामाजिक विकास करना है उसे शिक्षा द्वारा मूर्त रूप दिया जाए। तो इसी क्रम में एक और इनका स्टेटमेंट है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। तो ये रहा जो है कि शिक्षा के सामाजिक विकास के उद्देश्य को लेकर के दोनों विचारकों का अलग अलग मत है, एक डीवी का और एक बैगले का। डीवी ने कहा कि व्यक्ति में सामाजिक कुशलता उत्पन्न की जानी चाहिए और इसके लिए दो बातों को उन्होंने प्रमुखता दिया था, एक है नागरिक कुशलता और एक है व्यवसायिक कुशलता। लेकिन बैगले ने वहीं पर बताया कि सामाजिक कुशलता के लिए तीन बातें होनी चाहिए, एक आर्थिक कुशलता होनी चाहिए और एक निषेधात्मक नैतिकता और स्वीकारात्मक नैतिकता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक उद्देश्य का अर्थ कहीं न कहीं जो है समाज और राज्य के ऊपर है। व्यक्ति का जो स्थान है वो समाज के हित में ही व्यक्ति का हित समझता है और इसलिए सामाजिक उद्देश्य या सामाजिक विकास का जो उद्देश्य है शिक्षा का, उसे मूर्त रूप देना होगा। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि सामाजिक उद्देश्य के जो निम्न प्रकार हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो सामाजिक उद्देश्य है वो कहीं न कहीं इसके दो रूप देखने को मिलते हैं प्राचीन काल से लेकर के आज तक, जिनमें हम सामाजिक उद्देश्य का एक उग्र रूप देखते हैं और एक उदार रूप देखते हैं। तो जो उग्र रूप है प्राचीन काल में अगर हम देखें, इसका जो व्यवहारिक रूप है वो कहीं न कहीं एथेंस और स्पार्टा को लेकर के देखा जाता है, या स्पार्टा और नाजी जर्मनी, जो जहाँ पर नाजीवाद था जर्मनी में, वहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर जो संपूर्ण शिक्षा थी स्पार्टा और जर्मनी में, यहाँ पर व्यक्तियों को शिक्षा जो है आज्ञा पालन के रूप में दी जाती थी, अर्थात इनका जो शिक्षा था वो आज्ञा पालन पर आधारित था और दोनों में व्यक्ति और उसके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि राज्य अपनी सुरक्षा और शक्ति को बनाए रखे और इसके लिए उसने जो है अपने नागरिकों को प्रशिक्षण देने का काम किया था ताकि राज्य को सबल बनाया जा सके, राज्य को सुरक्षित किया जा सके। तो कहीं न कहीं हिटलर या नाजी जर्मनी में लोगों में शिक्षा दी जाती थी कि राज्य ही सर्वोच्च सत्ता है और उसको बनाए रखना ही जीवन का, चाहे बलिदान करना पड़े, इसमें कोई संकोच नहीं किया जाएगा। इसी तरह ही कि राज्य के हित में ही इटली में भी जो है जहाँ पर फांसीवाद था वहाँ पर भी जो है राज्य के हित में व्यक्ति की पहचान की जाती थी, अर्थात राज्य ही सब कुछ है और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, इस तरह से विचारधारा देखने को मिलती थी। लेकिन अगर उदार रूप को देखें तो उदार रूप में अगर हम देखें कि सामाजिक उद्देश्य जो इंग्लैंड का है या अमेरिका का है, यहाँ पर कहीं न कहीं जहाँ पर प्रजातंत्रीय शासन है या प्रजातंत्रीय देश हैं, वहाँ पर हमें शिक्षा समाज सेवा के लिए दी जाती है। जैसे भारत देश है तो कहीं न कहीं ये समाज सेवा के रूप में या शिक्षा नागरिकता के लिए मानी जाती थी या मानी जाती है। तो ये बातें जो है शिक्षा के सामाजिक हित का विचार करती हैं या इस बात पर बल देती हैं कि जो भी विषय सामाजिक कार्य हैं, जो भी बातें सिखाई जाएं छात्रों में, कहीं न कहीं सामाजिकता का या नागरिकता की शिक्षा दी जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक उद्देश्य में एक पक्ष और एक विपक्ष में या उदार या उग्र रूप में हमने इस विचारधारा को देखा। अब अगली जो बात है कि सामाजिक उद्देश्य के कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहला जो उद्देश्य है कि मूल्यवादी दृष्टिकोण। मूल्यवादी दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या है? मूल्यवादी दृष्टिकोण का मतलब ये है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति को समाज के प्रति उसके जो भी कर्तव्य हैं उसका उसे ज्ञान कराया जाए। इसमें व्यक्ति में जो भी सहयोग, परमार्थ या भ्रातृत्व, जो भी सामूहिकता इत्यादि जो भी मूल्य होते हैं उनका जो है विकास किया जाए। तो बच्चों में मूल्यवादी दृष्टिकोण का भी विकास होना चाहिए इस सामाजिक विकास का या सामाजिक उद्देश्य का जो है। इसके बाद बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास किया जाना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास का तात्पर्य यह है कि बच्चों में जो सामाजिकता के पहलू होते हैं उनको भी जो है ध्यान रखा जाए। और क्योंकि बालक जो है एक
समाज का अभिन्न अंग होता है या व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग होता है और उसे समाज के ऊपर ही अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति या समाज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को समझे और स्वेच्छा से उन्हें स्वीकार करे। तो सामुदायिक जो सेवा का भाव है या सामाजिक उत्तरदायित्व की जो भावना है वो भी ध्यान में रखा जाए। अगला है सामूहिकता की भावना के विकास में उपयोगी। सामूहिकता के विकास में उपयोगी ये भी जो है सामूहिक रूप में बच्चों में जो है सामूहिकता का गुण विकसित करने का जो है बताता है कि बच्चों में शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है उनमें सामूहिकता की भावना जगाई जाए, ताकि सामूहिकता की भावना से जो है बच्चों में एकता स्थापित होती है और एक राष्ट्रीय एकता का जो है मार्ग बनता है। तो सामूहिक एकता के आधार पर ही राष्ट्रीय एकता की हम प्राप्ति कर सकते हैं और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के बाद अगर हम देखें तो इनमें शांति स्थापना में भी उपयोगी रहेगा। तो सामाजिक उद्देश्य को लेकर के अगर देखें तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता की भावना को हम देखते हैं कि इसमें एक चीज़ और है कि जो वसुधैव कुटुंबकम या अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव या जो भी भावना होती है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वह परमार्थ हो, सहयोग हो, भ्रातृत्व हो, सहअस्तित्व हो, इन सब को लेकर के शांति स्थापना में सहयोगी होता है, उपयोगी होता है। इसके बाद जो है जन शिक्षा का प्रसार देखते हैं कि जन शिक्षा का प्रसार करने में भी कहीं न कहीं ये विचारधारा बात करता है कि जन शिक्षा का प्रसार भी किया जाए। और यदि हम समाज में वास्तव में उन्नति लाना चाहते हैं तो हमें सभी लोगों को शिक्षित करना होगा, सभी लोगों को तक जो है शिक्षा को पहुंचाना होगा और इसके लिए हमें सर्वसुलभ शिक्षा का प्रचार करना होगा, तभी जो है शिक्षा का उद्देश्य सार्थक होगा। तो इसलिए जो निःशुल्क शिक्षा या सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य बनाया गया है हमारे संविधान में आरटी एक्ट के द्वारा, तो कहीं न कहीं जन शिक्षा का प्रसार करने के लिए ही से जो है रखा गया है, ताकि हर व्यक्ति को शिक्षा मिल सके। और जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर व्यक्ति या जनसाधारण की शिक्षा प्रदान की जाएगी तो उन्हें समान अवसर मिलेंगे या उन्हें हर कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से राष्ट्र का या शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो पाएगी। और ये तो रहा जो है शिक्षा की जो सामाजिक उद्देश्य का जो पक्ष में था, इसका हमने देखा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में क्या तर्क है। तो सबसे पहले अगर विपक्ष में देखें तो एक अमनोवैज्ञानिक आधार देखने को मिलता है। कहीं न कहीं अमनोवैज्ञानिक आधार का तात्पर्य यह है कि बालकों में अवैयक्तिक रुचियों का या उनकी इच्छाओं का या उनके मनोवैज्ञानिकता का जो है हम लोग अवहेलना करते हैं और उस आधार पर हम जो है उनके जो भी व्यक्तिगत बातें हैं उनको हम जो है डिनाई कर देते हैं या उनके रुचियों योग्यताओं को कोई महत्व नहीं देते हैं। तो इस तरह से उनका विचार जो है कुंठित हो जाता है या अपने सृजनशीलता का विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सामाजिक उद्देश्य का लक्ष्य जो है कहीं न कहीं पूरा नहीं हो पाता, जो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का तिरस्कार। प्रत्येक व्यक्ति में तमाम व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उसका भी हम इसमें तिरस्कार करते हैं। अर्थात ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्पार्टा में सैन्य शिक्षा की बात दी जा रही, जबकि अगर कोई सैन्य शिक्षा के रुचियों को नहीं रखता है या उसकी योग्यता नहीं है तब भी उसको सैन्य शिक्षा दी जा रही है। तो कहीं न कहीं उसकी व्यक्तिगत भिन्नता का तिरस्कार किया जा रहा है, उसे व्यक्तिगत भिन्नता से दूर हटाया जा रहा है और इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी हनन किया जा रहा है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन का मतलब सारी जिम्मेदारी राज्य की है, राज्य सब कुछ सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है या सैनिकों को तैयार कर रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं उसकी रुचियों के आधार पर या उसके इच्छाओं को दबाया जा रहा है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का या व्यक्तिगत भिन्नता का जो भी हमने देखा और कहीं न कहीं इन सब के आधार पर जो है संकुचित राष्ट्रीयता का विकास होता है। कहीं न कहीं जब व्यक्ति में
या व्यक्ति को अपने समाज एवं राष्ट्र का अंधभक्त बना दिया जाता है, तो व्यक्ति अपने समाज एवं राष्ट्र के आगे दूसरे समाज को या राष्ट्र को कोई स्थान नहीं देता है। और यह जो है संकुचित राष्ट्रीयता की भावना या वसुधैव कुटुंबकम जैसे जो विचार हैं वो कहीं न कहीं भारतीयता के संदर्भ में एकदम प्रतिकूल हो जाते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं। तो ये संकुचित राष्ट्रीयता का जो विकास है ये सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में तर्क था। तो हमने देखा कि इसके बाद भी कुछ अन्य तर्क हैं जो कहीं न कहीं समाज जो है मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है ऐसा भी देखा जा रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन है, एकांगी शिक्षा दी जा रही है, अर्थात इनमें नागरिकता या समाज सेवा की शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल व्यक्ति को जो है आज्ञाकारी व्यक्तियों के रूप में तैयार किया जा रहा है, इन्हें राजनीतिक क्षेत्र के लिए तैयार किया जा रहा है, सैनिक क्षेत्र के लिए तैयार किया जा रहा है। और शिक्षा का जो साधन है वह अनुचित रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अगर ये कहें कि जिस देश में या जिस समाज में राज्य या समाज का ही हित जो है सर्वोच्च माना जाए, वहाँ शिक्षा का जो साधन है वो कहीं न कहीं अनुचित हो जाता है। जैसे अगर हम साम्यवादी देशों की बात करें तो साम्यवादी देशों में श्रम को विशेष महत्व दिया जाता है, व्यक्तियों को नहीं। तो ये कहीं न कहीं श्रम प्रधान या इनके बालकों की स्वतंत्रता का जो है हनन होता है। तो ये रहा जो है कहीं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को लेकर के एक छोटी सी चर्चा। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।